बेनकाब किस्त नंबर 16। शाम से ऊपर तले पेश आने वाले वाक़यात ने मेरे सोचने समझने की सलाहियतों को तकरीबन मफलूज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में बड़ी तेज़ी से एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। आखिर वो लड़की कौन हो सकती है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ एक नाम बार बार मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है। तंग आकर जहन में उभरने वाली सोचों को नोके जुबान तक ले ही आया। क्या आप मेरी उस मोहसना का नाम बताना पसंद करेंगे? और वो यूं मुस्कुराए थे जैसे वो इस सवाल की तवक्को कर रहा था। सिर्फ नाम? इसने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो इससे आपकी मुलाकात करवाने का एहतमाम कर रखा है। इसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी मेरे जहन को मजीद थकाएंगे? मैंने खुशदिली से कहा। जहन पर छाया हुआ गुबार पूरी तरह धुल चुका था। ठीक है साहिब, जहाँ इतना सस्पेंस बर्दाश्त किया, कुछ और सही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी आमद की तरफ आते ही मैंने उसकी तरफ आदमी रवाना कर दिया था, और शायद अब वो आने वाली हो, इसलिए आपको इंतज़ार की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। फिलहाल हम आपको ये बता सकते हैं कि वो एक ऐसी हस्ती है जो आपसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती है जितना कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी से कर सकता है जिसे इतला दी गई हो कि चंद घंटे बाद वो मौत से हमकनार होने वाला है। मैंने इसके फिक्रे में शरारत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह संजीदा था। ज़िंदगी में गलतियाँ किससे नहीं होती, लेकिन बड़ा आदमी वही होता है जो इन्हें तस्लीम कर ले, और इससे भी बड़ा आदमी वो है जो इन गलतियों से हमेशा के लिए तौबा कर ले। लेकिन हमारा ख्याल है कि सबसे बड़ा आदमी वो है जो इन गलतियों से बचने वाले नुकसानात को फरामोश करते हुए माफ़ी का ख्वास्तगार जुड़े हाथों की लाज रख ले। तेज़ी से रंग बदलने वाला ये कम उम्र सियासतकार मेरी समझ से बालातर था। वो इतनी तेज़ी से मौजूद सुखन और अपना लहजा तब्दील करता था कि इसका मुकाबिल हैरत ज़दा रह जाता था, और यही इस वक्त मेरे साथ हो रहा था। खैर, ये तो सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो आप ये बताएं कि आपकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है? इसने एक बार फिर मौजूद तब्दील कर दिया। बस चल रही है, मैंने बात टालने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि ये एक ऐसा मौजूद था जिसके बारे में वो मुझसे मीलों आगे था। जिस माहौल में इसने आँख खोली थी, इसमें अजान के बाद इसके कानों में यकीनन वोट और इलेक्शन की बातें ही पड़ी होंगी। हम इसीलिए आपको बड़ा आदमी तस्लीम करते हैं कि आपने बदतरीन जुल्म के बाद भी अपने मिशन से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि इसमें आगे ही बढ़ते चले गए। इसने एक बार फिर मेरे लिए तौसीफी कलिमात अदा करते हुए कहा, यहाँ तक कि घर में घुसकर एक ऐसे शख्स की आंखों में आंखें डाल दी जो अपने इलाके में फिरौन बना बैठा है। वो अपनी ही पार्टी के एक शख्स के बारे में जिस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। लेकिन ये फिरौन तो आपकी पार्टी का स्तून समझा जाता है, मैंने इसे छेड़ते हुए कहा। राजनीति में इस तरह की गंदी मछलियों ने ही पूरे तालाब को गंदा कर रखा है। इसने मेरे तंज़े जुमले का बुरा मनाए बगैर कहा। आप यकीन करें कि इसकी शिकस्त की खबर सुनकर हमें इतनी खुशी होगी कि शायद हमारी अपनी शिकस्त का हमें इतना अफसोस नहीं होगा। मेरे लिए इसका ये फिक्रा भी ताज्जुब खेज था। वो अपनी शिकस्त की बात कर रहा था, जबकि आज तक इसके बारे में मशहूर था कि उन्होंने शिकस्त का मुंह नहीं देखा। क्या मैं इसे मुबालगा समझूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये हकीकत है, इसने पूरी संजीदगी से कहा। पूरे उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस की लोकसभा की एक नशिस्त भी हासिल करने में कामयाब हो जाए तो मैं इसे मौजा ही समझूंगा। इसने अपना तजिया पेश करते हुए कहा, जिसे मैं किसी कीमत पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। आप शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली भी शामिल है। मैंने भी इसकी तवज्जो इंदिरा कांग्रेस की नशिस्त की जानिब दिलाते हुए कहा। रायबरेली में इंदिरा का मुकाबला एक बार फिर जनता पार्टी के राज नारायण से था, जिनके दायर करदा केस के बाद ही अदालत ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, और इंतखाब में इनकी कामयाबी को कलअदम करार देते हुए असम्बली का इंतखाब लड़ने के लिए इन्हें नाअहल करार दिया था। आप कहाँ की बात करें सिकंदर साहिब? इसने अजीब से लहजे में कहा। अपनी शिकस्त का तो खुद इंदिरा जी को यकीन हो चला है। और वो कुछ कहते कहते रुक गया। अगर इस बात का हवाला आप कहीं ना देने का वादा करें तो हम एक बात आपको बताते हैं। लेकिन मेरा वादा करने या यकीन से पहले ही बोल पड़ा। आज चौथा रोज़ है कि माँ बेटे में बड़ी शदीद किस्म की झड़प हुई थी। इसने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा। इंदिरा जी का कहना था कि इन पर बुरा वक्त लाने का जिम्मेदार सिर्फ संजय और इसके साथी हैं, जबकि संजय का कहना है कि आखिरी वक्त पर अपनी पॉलिसियों से इनराफ करने की वजह से ये वक्त आया है। सलीम शेरवानी बिलाशुबा अंदर का आदमी था, और ऐसा शख्स भी नजर नहीं आता था कि अपनी जानिब से झूठ तराशे। आपका क्या ख्याल है? आप तो यकीनन इंदिरा से मुत्तफिक होंगे। मैंने ये जान कर के वो इंतज़ार के लम्हों में से कम बोरियत पैदा करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कहा। हमारा ज़ाती ख्याल, इसने मुझसे वजाहत तलब अंदाज में कहा। जी, आपका ज़ाती ख्याल? मैंने इसके सवाल पर वजाहत कर दी। हमारा ज़ाती ख्याल यह है कि जवाहर लाल की बेटी और मोती लाल की पोती में वो सलाहियत है ही नहीं जो इतने बड़े मुल्क की वज़ीर आज़म में होनी चाहिए। इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर दी, और यह दावा इतना बड़ा था कि मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। अपने हर फैसले की जिम्मेदार वो खुद हैं, और इनके अलावा कोई नहीं। चाहे वो संजय को अहमियत देने का फैसला हो
या कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार की शिकस्त हो, इंदिरा जी ने हर मसले पर अपनी अनानियत का मुजाहरा किया है। मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि ये सब कुछ जानने के बावजूद आप कांग्रेस में हैं। मैंने इसे छेड़ते हुए कहा, यही तो मजबूरी है। इसने एक अजीब उदास लहजे में कहा, हिंदुस्तान की तारीख में कांग्रेस एक ऐसा जबर है जिससे फरार की राह भी नहीं। इसने अपने इसी उदास लहजे को बरकरार रखते हुए कहा, मैं समझ नहीं सका। मैंने हकीकत कह दी। कांग्रेस के अलावा और कोई भी सियासी ऐसी तंजीम नहीं जो मुल्की बुनियादों पर कायम हो, और नस्ली लिसानी और इलाकाई सियासत न सिर्फ मुल्क के इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह होती है बल्कि ख़ुद इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस नस्ल, लिसान या इलाक़ों को होता है जिसके मुफादात की निगरानी का वो दावा करते हैं। वो कैसे? मुझे इसकी अजीबो-गरीब मंतक समझ में नहीं आ रही थी। मतलब ये कि जिस तरह मद्रास में या आंध्र प्रदेश में जो इलाकाई तंजीमें ज़ुबान और ज़मीन की बुनियादों पर कायम हुई हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस इलाके के लोगों की सोच एक कूजे में बंद होकर रह गई और वो बक़े हिंदुस्तान की सियासत से कट कर रह गए। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं होगी, और जिस सूबा में सियासी और इंतज़ामी इस्तेहकाम नहीं होगा, इस सूबे इलाके में कारखाने नहीं लगेंगे, जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। नौजवान गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अगवा, कत्ल, जिना, चोरी, डकैती और मंशियात की तजारत बढ़ेगी क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा होगा। मैं हैरत से मुंह खोले इस शख्स को देख रहा था जो शायद अभी 35 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन जिसकी नज़रें मसाइल की जड़ तक पहुंची हुई थी। और जनता के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने इसे कुरेदते हुए कहा, अपनी नौयत का बनाया जाने वाला ये पहला मनफी इत्तेहाद नहीं। इसने अपनी आलिमाना लहजे में कहा, इससे पहले भी महज बुग़्ज़ मुआविया की बुनियाद पर लातादाद इत्तेहाद भानमती के कुंबे की तरह बने हैं, लेकिन तारीख में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन इत्तेहादों का इत्तेहाद पहली मंजिल से आगे भी चला हो। यानी वो चीज़ें जिससे नफरत की बुनियाद पर इत्तेहाद बना है, जो ही सामने से हटेंगी मनफी इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। इसके साथ ही शायद इसे अचानक एहसास हुआ कि बहुत देर से संजीदा गुफ्तगू हो रही है, इसलिए फ़ौरन ही मौजू तब्दील करते हुए कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ आपके इलेक्शन जीतने के बाद ही होगा। इसने अपने चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट सजा ली। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने एक बार फिर कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। अगर आखिरी दिन यानी पोलिंग वाले रोज़ आपने इस बदबूदार भेड़िए की गुंडागर्दी का मुकाबला कर लिया तो आपकी जीत यकीनी है। इसने मुझे खबरदार करते हुए कहा, आपका मुकाबिल एक बड़ा गुंडा है और वो इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकता है। पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा कर लेना तो बहुत मामूली सी बात है, वो इसके लिए 10-15 आदमियों को कत्ल भी करवा सकता है। हरीमुत्तबा सलीम शेरवानी की ज़ुबान से इतने सख्त जुमले अदा हुए तो मैं इसकी नफरत महसूस किए बगैर नहीं रह सका। वो है ही तो इसी काबिल के इससे बेपनाह नफरत की जाए, लेकिन आपका लहजा बता रहा है कि इसे आगे का फिक्रा मैं अदा नहीं कर सका। आप सही समझ रहे हैं, हम इसे ज़ाती तौर पर नफरत करते हैं। इस कमीने ने हमें ऐसा सदमा पहुँचाया है कि जब हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो खुद पर नफरीन करने को जी चाहता है। हमारा ज़मीर हम पर लानत मुलामत करने लगता है और हम अपने बंदे हाथों और बेशुमार मजबूरियों की वजह से खामोश हो रहते हैं, कुछ बेगैरत से हो जाते हैं। चाहने के बावजूद मैं इससे ये सवाल न कर सका कि ऐसा क्यों है। अपनी अपनी जगह हम दोनों ही खामोश थे। फिर इसकी आंखों में भड़कते हुए शोले अचानक मध्यम होने लगे, लेकिन अब भी वो इस काबिल नहीं हुआ था कि अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करता। अचानक रात की तारीकी में गेट पर किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो लोग आ गए। सलीम शेरवानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुम्हारी इस सदा है कि खुदा के लिए अपने एहसासात पर काबू रखिएगा। इसने कमरे से बाहर जाते हुए मुल्तियाना लहजे में मुझसे कहा। मेरी सांसों की रफ्तार अचानक तेज़ हो गई और ये जानने के बावजूद कि आने वालों को लेकर सलीम शेरवानी यहीं आएगा, मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और बाहर टेरिस की जानिब लपका। गेट खोला जा चुका था और अंदर जो गाड़ी आकर रुकी थी, इससे 3 मर्द और एक खातून उतरी थी। खातून ने काले रंग का बुर्का ओढ़ रखा था और चेहरे पर निकाब था। सलीम शेरवानी ने तेज़ी से जाकर ने रिसीव किया और फिर गाड़ी की पिछली नशीस से उतरने वाली खातून और साहिब को लेकर वो अंदर की जानिब चल पड़ा। अगले नशीस से उतरने वाले दोनों अफराद वहीं रुक गए। शायद दोनों सलीम शेरवानी के वो काबिल भरोसा मुलाजिम थे जिन्हें इसने इन मेहमानों को लेने भेजा था। ये तो मार्गरेट भी नहीं है। मैंने खातून को बुरके में देखकर सोचा, तो फिर कौन है? ज़हन ने एक बार फिर सवाल किया। मैं दोबारा से अपनी नशीस पर आकर बैठ गया जिस पर अब तक बैठा हुआ था। मुझे मालूम था कि सलीम शेरवानी इन दोनों को साथ ही लेकर आएगा। दरवाज़ा खुला और आगे आगे सलीम शेरवानी और इसके पीछे वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। सिकंदर साहिब से तो आप दोनों वाकिफ़ ही हैं। सलीम शेरवानी ने तारुफ का बोझ अपने कांधों पर उठाते हुए कहा। और सिकंदर साहिब, ये सलीम साजिद हैं जो हमारे हम नाम, हम मकतब, यार जाने और न जाने क्या क्या हैं। सीतापुर में इनकी रहाइश और वहीं पर इनकी ज़मीनें भी हैं। सलीम साजिद ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिला, लेकिन मैं तो इसका चेहरा देखना चाहता था जिसके बारे में सलीम शेरवानी ने सिर्फ सरसरी सी गुफ्तगू की थी। और ये हैं
हम दोनों की मुंह बोली बहन फातिमा, जिसे हम अपनी सगी बहनों की तरह चाहते हैं। सलीम शेरवानी ने तारुफ तो करवा दिया, लेकिन खातून ने नकाब नहीं उल्टा। उस समेत इन दोनों ने भी बात महसूस की। फातिमा बेटा, आपने हमसे कहा था कि आप सिकंदर साहब से एक बार मिलना चाहते और इनसे। सलीम शेरवानी का जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि इस लड़की ने निकाब उलट दिया। वो मेरा जाना पहचाना चेहरा था, वही बदबख्त जिसने मोहब्बत का जाल फैलाकर मुझे इस हालत तक पहुंचाया था। लेकिन कल तक जो चेहरा मेकअप से लुथरा हुआ था, आज बिल्कुल ही सादा था। मार्गरेट, मैंने अपनी तमाम तर नफरतों को एक हल्की सी सरगोशी में समेटते हुए कहा। नहीं फातिमा, सलीम शेरवानी ने कहा। तो क्या ये लड़की मार्गरेट की हमशक्ल है? मेरे जहन में सवाल उभरा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल जहन से ज़ुबान पर लाता, वो लड़की न जाने मार्गरेट थी या फातिमा, मेरे पैरों में गिर गई। मैंने बौखलाहट में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ लड़खड़ा कर रह गया, क्योंकि मेरे पाँव इसने बहुत मजबूती से थाम रखे थे। जुबान से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन मेरे पैरों पर गिरने वाले इसके आंसू इसकी जुबान बन गए थे। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। न जाने कब वो दोनों सलीम भी खामोशी से निकल गए थे। न मेरे पास कहने को कुछ था और ना ही वो कुछ कह पा रही थी। फिर बहुत देर बाद मैंने इसकी आवाज़ सुनी। मुझे माफ़ कर दो सिकंदर, मैं नहीं जानती थी कि वो इतने कमीने भी हो सकते हैं, इसने रोते हुए कहा। जिस मार्गरेट से मैं इतनी इंतहा की नफरत करता था, वही आज फातिमा के रूप में मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांग रही थी, और मैं चाहने के बावजूद कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मार्गरेट की आहोजारी अभी जारी थी कि मेरे जहन में किसी ने सरगोशी की। अगर वाकई इसे अपनी गलती का एहसास न होता तो इस तरह माफ़ी न मांगती। मैंने जूं जूं इस सरगोशी पर गौर करना शुरू किया, मुझे इसके अल्फाज का यकीन आता चला गया। हकीकत यह थी कि इसने बगैर किसी लालच के मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला तमाम मवाद इनके कब्जे से निकाल कर इतना बड़ा एहसान किया था कि मैं जिंदगी भर इसके सामने सर नहीं उठा सकता था। मैंने इसे अपने पैरों से उठाकर शाने से पकड़ा, ऊपर उठाया और कहा, जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। न जाने कितनी देर के बाद मैंने इसकी बंद आंखों से बहते आंसुओं को देखने के बाद कहा था,